मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स, डेट इज़ नशीली दवाओं का दुरुपयोग और उनके दुष्प्रभाव, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की ड्रग्स के बारे में, नशीली दवाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किन किन वजह से, किन किन कारणों की वजह से वो हमारे समाज में, हमारे युवाओं में फैल रही हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे नार्को टेररिज्म क्या है, इस ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ये जो दवाओं का इलीगल जो बिज़नेस है इसको कंट्रोल करने के लिए भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स है क्या, व्हाट आर ड्रग्स। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर में जाए, हमारे शरीर में अवशोषित होने पर शरीर के सामान्य कार्य करने की क्षमता को कम कर दे, चेंज कर दे, बदल दे, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थों को हम ड्रग्स का नाम देते हैं। ये हमारे शरीर की नॉर्मल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करते हैं। शरीर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता। ये पदार्थ बॉडी में जाएंगे, बॉडी में हमारे ब्रेन के साथ इंटरफेयर करेंगे, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करेंगे और हमारी नॉर्मल जो कार्य करने की क्षमता है उसको कम कर देंगे। ऐसे पदार्थ को हम ड्रग्स का नाम देते हैं और हिंदी में ऐसे पदार्थों को हम नशीले पदार्थों का नाम देते हैं। ये पदार्थ आज से ही नहीं अपितु हजारों साल पहले से ही हमारे समाज में एक बुराई के रूप में चलते आ रहे हैं। ये मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी से हमारे समाज में चलते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग्स की बात करें तो मुख्य तौर पर दो टाइप की ड्रग्स होती हैं। एक को हम लीगल ड्रग्स या वैध ड्रग्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम इलीगल ड्रग्स या अवैध ड्रग्स या दवाइयों का नाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लीगल ड्रग्स की। ये वो दवाइयाँ हैं, वो ड्रग्स हैं जो डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की जाती हैं, किसी न किसी मेडिकल सिचुएशन में, मेडिकल कंडीशन में बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए पेशेंट्स को दी जाती हैं। ऐसी दवाइयों को हम वैध दवाइयाँ या लीगल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ये हमेशा डॉक्टर की सलाह से ली जाती हैं। ये केमिस्ट की शॉप पर ईज़िली अवेलेबल होती हैं और कोई भी इनको बड़ी आसानी से परचेज़ कर सकता है, ज़रूरत के अनुसार परचेज़ कर सकता है। और हमेशा याद रखना है, ऐसी दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और ली जाती हैं। ऐसी दवाइयों को, ऐसी ड्रग्स को हम लीगल ड्रग्स या वैध दवाइयों का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन किलर हैं, चाहे हमारा हेडेक हो रहा है, बॉडी के किसी और पार्ट में दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं, उनको हम पेन किलर या अनाल्जेसिक का नाम देते हैं। इसी तरह एंटीपायरेटिक्स भी कुछ ऐसी ही दवाइयाँ हैं जो फीवर होने पर, बॉडी टेम्परेचर हाई होने पर ली जाती हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल किया जा सके। बात करते हैं इलीगल ड्रग्स की या अवैध ड्रग्स की। ये वो दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा बैन की गई हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव होता है। इनको कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता, ये टोटली बैंड हैं, बट ब्लैक मार्केट में ये अवेलेबल हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कोकीन है, हेरोइन है, अल्कोहल है, ये सब ड्रग्स हमारे लिए अवैध हैं, इलीगल ड्रग्स हैं। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी इनका कंटिन्यूस यूज़ करता है तो उसको इसका एडिक्ट बन जाता है, वो एक तरह से इनका आदी बन जाता है। फिर इन चीज़ों से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। उसके व्यक्ति के समय के लिए और उनके परिवार के लिए ये बहुत ही अधिक हानिकारक होता है, नुकसान करने वाला होता है। अब हम देखें कि ड्रग्स अब्यूज़ है क्या। हिंदी में इसको हम बोलेंगे नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करना। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग करना, इसको हम इंग्लिश में ड्रग अब्यूज़ के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो लोग कंटिन्यूसली इन दवाइयों का, नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं, उनका शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर वो इन दवाइयों के आदी बन जाते हैं। इसी को ही हम नशीली दवाओं का दुरुपयोग या ड्रग अब्यूज़ के नाम से जानते हैं। वो पर्सन, वो आदमी पूरी तरह से इन दवाइयों के एक तरह से
कब्जे में हो जाता है, वो इन मेडिसिन्स, इन दवाइयों के बिना रह नहीं सकता, उसका शरीर और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को हम ड्रग अब्यूज़ या दवाइयों के दुरुपयोग के नाम से जानते हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। ये लगभग 1960 के दशक में ये म्यूज़िक और मास कम्युनिकेशन या जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं, इनके द्वारा हमारी सोसाइटी में मुख्य तौर पर फैलाए गए या इनको एक तरह से पॉपुलर किया गया। म्यूज़िक में आज भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों को ड्रग्स यूज़ करते हुए, किसी न किसी प्रकार का नशा यूज़ करते हुए दिखाया जाता है। इसी तरह अदर जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है, वहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत से लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से इन ड्रग्स को म्यूज़िक और जो हमारे लिए ये मीडियम है, इन्होंने उसको एक तरह से पॉपुलर कर दिया है और लोग जाने अनजाने में इन दवाइयों का उपयोग करने लग गए हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे गांजा है, कोकीन है, हेरोइन है, अल्कोहल है, ये हमारे समाज में फैली हुई हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट सामने आते हैं। ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स सामने आते हैं अगर कोई व्यक्ति इन दवाइयों का, ड्रग्स का हद से ज़्यादा उपयोग करने लगता है। तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? मुख्य तौर पर या तो हमें शारीरिक लक्षण दिखेंगे, जिनको हम फिजिकल साइन बोलते हैं, या हमें व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा, जिसको हम बिहेवियरल साइन के नाम से जानते हैं। पहले फिजिकल वार्निंग या शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इसमें ब्लड शूट आइज, मतलब उसकी आंखें बहुत अधिक लाल हो जाएंगी, प्यूपिल उसकी लार्जर हो जाएगी, आइज़ का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ ही उसके एपेटाइट, भूख कम लगेगी या बहुत अधिक ज़्यादा लगेगी। उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, नींद ना आना, नींद अत्यधिक आना। उसका वेट अचानक से या तो कम होने लगेगा या वेट बढ़ने लगेगा। इसके साथ साथ उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है, शारीरिक फिटनेस, वो भी कम हो जाएगी। उसकी बॉडी से एक स्मेल सी आने लगेगी, उसके सांस से स्मेल आएगी। तो ये सारे लक्षण शारीरिक वार्निंग के या फिजिकल वार्निंग के हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति इन ड्रग्स के यूज़ करने लगा है या ड्रग्स का यूज़ नहीं करने लगा है। इसी तरह बहुत से बिहेवियरल साइन भी हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति ड्रग्स का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे सबसे पहले पुअर वर्क, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो ड्रग्स का उपयोग कर रहा है। उसके साथ साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। वो फाइनेंशियली पुअर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो पॉकेट मनी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक तरह से ड्रग्स में यूज हो जाएगा, तो वो फाइनेंशियली वीक हो जाएगा। उसके साथ साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने ही परिवार के प्रति उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा। साथ साथ वो एक्सीडेंटल प्रोन हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ड्रग्स का उपयोग करके किसी व्हीकल को या गाड़ी को ड्राइव करता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो एक्सीडेंट प्रोन इंडिविजुअल हो जाता है। उसमें मोटिवेशन की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और अगर वो इन ड्रग्स को, इन दवाइयों को छोड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिंड्रोम आने के चांसेस होते हैं। तो ये बिहेवियरल साइंस हैं जिनसे हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति ड्रग्स का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स की, या इन ड्रग्स या दवाइयों के क्या प्रभाव हैं। सबसे पहला तो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो व्यक्ति समाज के साथ, परिवार के साथ, अपने कुलीग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, सबके साथ मिलजुल कर बैठ नहीं पाएगा। दूसरा है पुअर जजमेंट, वो गलत फैसले लेगा या ख़राब फैसले लेगा, उसकी जो फैसले लेने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। स्लोड रिफ्लेक्सेस, मतलब वो सुस्त हो जाएगा, वो अपने काम में, अपने कार्य में एक्टिव नहीं रहेगा। इसके साथ साथ डिस्टोर्टेड विजन, मतलब उसकी जो आई साइट है, उसके जो देखने की क्षमता है, वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी सामने आती है, लोगों की याददाश्त कम हो जाती है जब वो बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स का उपयोग करते हैं। कैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स के चंगुल में फंस जाता है? सबसे पहले वो तंबाकू वगैरह का यूज़ करना शुरू करता है, तंबाकू का।
देन वो अल्कोहल वाली पार्टीज़ में जाना शुरू कर देता है, वहाँ से वो गांजा, अफीम, चर्स, कोकीन और धीरे धीरे जितने भी ड्रग्स हैं उन सब का उपयोग करने लगता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं उनका जो शुरुआती दौर है वो तंबाकू से शुरू होता है। तंबाकू के बाद वो अल्कोहल की तरफ जाते हैं, अल्कोहल से फिर वो दूसरे जो ख़तरनाक नशे हैं, कोकीन है, हेरोइन है, चर्स है, गांजा है, उनकी तरफ वो फिर मूव करते हैं। बात करते हैं ड्रग अब्यूज़ की, तो हमने अभी देखा अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर डिपेंडेंस आ जाती है, वो एक तरह से एडिक्टेड हो जाता है। ये एडिक्शन दो टाइप की हो सकती है, फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है या मेंटल डिपेंडेंस हो सकती है। फिजिकल डिपेंडेंस में एक्चुअली क्या होता है, व्यक्ति का शरीर नशे की बार बार डिमांड करता है, वो व्यक्ति नशे के बिना रह नहीं सकता और जैसे ही वो नशे को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। वो नशे के बिना उसका रहना एक तरह से बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, जिसको हम फिजिकल डिपेंडेंस का नाम देते हैं कि शरीर बार बार नशे की डिमांड करता है। वहीं अगर हम मेंटल डिपेंडेंस की बात करें तो मेंटल डिपेंडेंस में व्यक्ति को लगने लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए नशा ज़रूरी है। वो नशे के बिना उसको जो वेल बीइंग, एक अच्छी जो फीलिंग आती है, वो नशे के बिना नहीं आएगी, क्योंकि अब उसके ये बात उसके माइंड में बैठ गई है। मेंटली वो ड्रग्स के लिए डिपेंडेंट हो गया है। वो अपने बॉडी को, अपने कार्य को अच्छे तरह से करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करेगा। तो ये दोनों ही तरह की डिपेंडेंस खतरनाक होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। व्यक्ति का इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या क्या कोजेज़ हैं ड्रग अब्यूज़ के, या किन किन वजह से व्यक्ति नशे की तरफ जा सकता है? सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट। अगर व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल रहा तो उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, ऐसे में वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है और इन नशे का जो उपयोग करने लगता है। दूसरा, फाइनेंशियल बर्डन। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल पुअर है, वो अपने उसके पास पैसे की कमी है, ज़मीन जायदाद की कमी है, तो भी बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं जो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से किसी न किसी तरह का ड्रग्स यूज़ करने लगते हैं और अपने आप को, परिवार को और समाज को एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। सोशियो सिविलाइजेशन कल्चर, ये भी हमने देखा है कि हमारे समाज में नशा एक कल्चर के रूप में सामने आ रहा है। बहुत सी सोसाइटी में, बहुत से लोगों में नशे का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। तो ये कल्चर की तरह है, इसको एक तरह से रोकना होगा, जो बहुत से लोगों को अपने चंगुल में ले रहा है। क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, ये यूथ में मिलता है। यूथ की हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया कोशिश करने की, नया ट्राई करने की। ऐसे में वो एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए ड्रग्स का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे वो ड्रग्स की लत में फंस जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। पीर प्रेशर, बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि अत्यधिक पीर प्रेशर, उनके पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के है, चाहे वो किसी और कार्य को लेकर के है, उस प्रेशर की वजह से भी वो लोग ड्रग्स का उपयोग करने लगते हैं, नशे का उपयोग करने लगते हैं। धीरे धीरे वो इसके एडिक्टेड हो जाएंगे। देन वो सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ भी मूव करते हैं। फेलियर इन एग्ज़ाम हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो भी कई बार वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन की वजह से वो फिर ड्रग्स का उपयोग करने लगता है। ब्रेकअप रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली में रिलेशनशिप हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप है, अगर वो ब्रेकअप होते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और फाइनली ड्रग्स की तरफ मूव करता है। डिप्रेशन तो अपने आप में कारण है ही, वो भी हमने देखा। इलीगल रिलेशनशिप और बहुत से दूसरे भी कारण हैं जो व्यक्ति को इन ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे इन ड्रग्स का एक तरह से एडिक्टेड हो जाता है और आदी हो जाता है। बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये दवाइयाँ, ये नशीले पदार्थ किस किस तरह से लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है ओरल, मतलब मुंह के द्वारा। बहुत से लोग, चाहे वो पिल्स की फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में, चाहे वो किसी अदर तरीके से, वो डायरेक्टली ओरली मुंह के थ्रू ड्रग्स का उपयोग करते हैं। दूसरा है स्नोटिंग, बहुत से लोग नाक के रास्ते से भी ड्रग्स का उपयोग करते हैं।
इंजेक्शन, बहुत से ऐसे मेडिकल ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं जो लोग इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। और फोर्थ है स्मोकिंग, मतलब बहुत से लोग स्मोकिंग की फॉर्म में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की फॉर्म में ड्रग्स को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो अलग अलग दवाइयों के अलग अलग रूट्स हैं, कोई माउथ के थ्रू, कोई नेजल चैम्बर स्नोटिंग के थ्रू, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के थ्रू और कुछ स्मोकिंग के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं। कैटेगरी की बात करें तो इन नशीली दवाइयों को 3 मुख्य जो इनकी कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे पहली है स्टिमुलेंट्स, जिनको उत्तेजक का नाम देते हैं। दूसरी है डिप्रेसेंट, ये डिप्रेशन कॉज करती हैं। और जो तीसरी हैं हेल्यूसिनोजेंस, ये भी एक तरह से भ्रम या वहम पैदा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की। इनको उत्तेजक के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम को एक तरह से अत्यधिक एक्टिव कर देती हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देती हैं। ये दवाइयाँ हमारी मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज़ कर देती हैं और हमारी भूख में बहुत ज़्यादा कमी कर देती हैं। ऐसी दवाइयों को हम स्टिमुलेंट्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास, जैसे कोकीन है, निकोटिन्स हैं। इनको हम स्टिमुलेंट के रूप में देखते हैं। ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को एक तरह से काफ़ी इंक्रीज कर देती हैं, काफ़ी बढ़ा देती हैं। वहीं इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। वेकफुलनेस, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर एक फॉल्स एनर्जी क्रिएट होती है। ऐसी ड्रग यूज करने के बाद व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, बॉडी में रेस्टलेसनेस आ जाती है, वो आराम नहीं कर पाता। यूफोर्बिया की प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न, रिड्यूस्ड एपेटाइट, जिसको हमने भूख की कमी का नाम दिया था, इंक्रीज्ड टाक्टिवनेस, वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उसका ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की गति बढ़ जाती है, उसका हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो सामने आते हैं जब कोई व्यक्ति स्टिमुलेंट टाइप के ड्रग्स को या नशीली दवाओं को उपयोग करता है, यूज़ करता है। वहीं जो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है वो है कोकीन। कोकीन एक स्टिमुलेंट के तौर पर देखा जाता है। ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसके भी बहुत से दुष्प्रभाव या बहुत से सिम्टम्स हैं जो सामने आते हैं, जैसे इंक्रीज्ड एजिटेशन, व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, वो आराम से नहीं बैठ सकता, उसकी कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, वो कोई भी काम कंसंट्रेटेड होकर नहीं कर सकता, उसमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम सामने आने लग जाते हैं, उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक तरह से स्टिमुलेंट ड्रग है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ब्रेन पे साइड इफ़ेक्ट हैं। ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पर्सन की जो अटेंशन है वो कम हो जाती है। थ्रोट में अगर हम देखें तो शोरनेस, हार्शनेस थ्रोट में आ जाती है। लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कोकीन। उसके साथ साथ नोज़, टीथ, हार्ट, स्किन, ये लगभग बॉडी के सभी पार्ट्स में अपने साइड इफ़ेक्ट शो करता है। वहीं बात करें हेरोइन की, जिसको हम अफीम पोस्त के नाम से जानते हैं, ये भी एक स्टिमुलेंट ड्रग है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत से लोग इसको वाइट पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं या ब्लैक टार की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये हाईली प्यूरीफाइड ड्रग्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये भी एक स्टिमुलेंट है। निकोटीन की बात करें, जिसको हम कॉमनली तंबाकू के नाम से जानते हैं, ये निकोटियाना टोबैकम नाम के एक पौधे से इसको डिराइव किया जाता है, एक पौधे से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी लगभग पूरी बॉडी में अपने साइड इफ़ेक्ट शो करता है। ब्लड के अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हेडेक की प्रॉब्लम, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मसल्स में, हार्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। तो लगभग सभी बॉडी पार्ट्स पर इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। बात करें निकोटीन का जो एडिक्टिव है वो किस तरह से अपना इफ़ेक्ट शो करता है, तो इसमें देखा गया है कि निकोटीन जो सब्सटेंस है, जो तंबाकू वगैरह है, ये ब्रेन के एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो पर्सन एक तरह से तंबाकू का एडिक्टेड हो जाएगा। और जैसे ही वो तंबाकू को छोड़ने की कोशिश करेगा,
बॉडी में बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम सामने आएंगे और इन दवाइयों को, इन नशों को छोड़ना एक तरह से मुश्किल हो जाता है। वहीं हम बात करें एक दूसरे ड्रग की जिसको एम्फेटामिन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है। ये भी बहुत ज़्यादा एक तरह से यूज़ में हो रहा है, आजकल प्रचलन में है, बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शो करता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, माउथ ड्राई रहने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, एपेटाइट जो भूख है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से भी सामने आती हैं। सेकंड टाइप के जो ड्रग्स हैं इनको डिप्रेशेंट्स का नाम देते हैं। एक्चुअली में ये वो ड्रग्स हैं जो शरीर की गतिविधियों को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। डेट्स वाई इनको डिप्रेशेंट का नाम देते हैं। इनको डाउनर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शरीर की एक्टिविटी को डाउन कर देते हैं। ये वो पदार्थ हैं जिनके उपयोग करने से भूख कम हो जाती है, व्यक्ति इनका हाईली एडिक्टिव हो जाता है। उसके बिना उसमें सिडेशन, बेहोश होने की समस्या भी सामने आती है, सर चकराने लग जाता है, एंग्जाइटी, टेंशन की प्रॉब्लम सामने आती है और परमानेंट डैमेज टू डेवलपिंग फीटस। मतलब अगर पर्सन फीमेल प्रेग्नेंट है और वो इन दवाओं का यूज़ कर रही है तो फीटस में परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इन डिप्रेशेंट्स में अगर हम देखें तो एक तरह से अल्कोहल भी इन्हीं में काउंट होती है, जिसको हम शराब के नाम से जानते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे नर्वस सिस्टम में, मेमोरी लॉस होने की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ इम्पेयर्ड जजमेंट जिसको हम बोलते हैं, गलत डिसीजन लेना या एक तरह से रॉन्ग डिसीजन लेना, डिप्रेशन में जाना, हेडेक, एंग्जाइटी, इंसोमिया, नींद ना आना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम। इसके साथ साथ जो व्यक्ति अल्कोहल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं उनके अंदर कैंसर की प्रॉब्लम भी सामने आती है, हार्ट डिजीज़, लीवर कैंसर की प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, मसल्स में प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का या शराब का कंटिन्यूसली यूज़ करता है। बात करते हैं ओपियोइड की। ये भी एक तरह से डिप्रेशेंट्स ही हैं। ये भी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। बहुत से लोग इनको पेन किलर की फॉर्म में भी लेते हैं। अगर इनके हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, पेट खराब होना जिसको हम बोलते हैं, माउथ ड्राई माउथ, सिडेशन, बेहोश होना, एक्सेस ऑफ स्वेटनेस, बहुत ज़्यादा पसीना आना, यूरिनरी रिटेंशन, इसमें यूरिन सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, हेलुसिनेशन का काम करते हैं, भ्रम या वहम की स्थिति भी पैदा करते हैं। तो ये भी एक तरह से डिप्रेशेंट हैं जो बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी ही तरह की एक ड्रग्स है जिसको हम मॉर्फिन का नाम देते हैं। ये अनाल्जेसिक और नारकोटिक ड्रग है। इसको बहुत से कॉमन नाम से भी जाना जाता है, जैसे स्मैक, ड्रैगन, डोप। इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। ये सिडेशन कॉज करता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है जो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे निमोनिया की समस्या सामने आती है, हाइपोटेंशन की समस्या सामने आती है। इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, नोजिया जिसको हम जी मिचलाना बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम भी सामने आती हैं अगर कोई व्यक्ति मॉर्फिन का अत्यधिक उपयोग कर रहा है और कंटिन्यूसली उपयोग कर रहा है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हेल्यूसिनोजेंस, जिनको हम बोलते हैं कि ये वो दवाइयाँ हैं जो एक तरह से भ्रम या वहम की स्थिति पैदा करती हैं। ये ब्रेन के जो सेंसरी सिस्टम है उसको अल्टर कर देंगी, ब्रेन के सेंसरी सिस्टम को चेंज कर देंगी। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देंगी। मतलब जो भी व्यक्ति की जो नॉर्मल थॉट्स हैं, विज़न है, उन सबको ये एक तरह से अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। ये दवाइयाँ वहम या भ्रम पैदा करती हैं। ये एक्चुअली में उन व्यक्तियों की प्रेजेंस को फील करवाती हैं जो वहाँ पर होते भी नहीं हैं। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक मेडिसिन्स होती हैं, नशीली दवाइयाँ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो LSD है, मैजिक मशरूम है, धतूरा है, जिम्सन बीड्स हैं। ये सब हेल्यूसिनेशन का काम करती हैं, हेल्यूसिनेशन कॉज करती हैं। एक्चुअली में कैसे काम करते हैं ये ड्रग्स? ये हमारे नर्वस सिस्टम में जाएंगे
हमारे नर्वस सिस्टम में सीरोटोनिन और हमारे नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे केमिकल बनने लगते हैं, जैसे सीरोटोनिन है, एसिटिलकोलामाइन है। इनकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो व्यक्ति का नॉर्मल थॉट, विजन या सोच समझ थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इन दवाइयों का जो समय सीमा है वो 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक ये अपना असर छोड़ सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति कम डोज में उपयोग कर रहा है तो इनका असर 30 मिनट तक रहता है, और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक ज़्यादा डोज में उपयोग कर रहा है तो इनका असर ज़्यादा समय तक रहता है। इसी तरह का एक जो ड्रग्स है जिसको मैरिजुआना के नाम से जानते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में भांग के नाम से भी जानते हैं, इसको गांजा, हशीश या भांग ये कॉमन नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आसानी से मिलने वाला ये ड्रग है, एक वाइल्ड वीड की फॉर्म में जगह जगह पर इसके पौधे ग्रो कर जाते हैं और लोग इनका एक तरह से दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। इससे डिजीनेस, सिर चकराने की समस्या सामने आती है, मुंह सूखना शुरू हो जाता है, व्यक्ति की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है, यूफोरिया की समस्या सामने आती है, ब्लड विजन, रेड आई, हेडेक, उसके साथ साथ ही एंग्जाइटी, ट्रैकीकार्डिया जिसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स एडिक्टेड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है? तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उसके बिहेवियर में चेंज लाना होगा, उसकी सोच समझ में चेंज लाना होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी होगी, उसको डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की हेल्प से ट्रीटमेंट देना होगा। देन उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है, उसकी जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी चेंज करना होगा, तभी हम उस व्यक्ति को एक तरह से डी एडिक्ट कर पाएंगे, उस व्यक्ति को इस नशे के चंगुल से बाहर ला पाएंगे। हमेशा याद रखना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना हो सके इन चीज़ों से बच के रहना है, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा करके रखना है। क्या क्या प्रिवेंशन या कंट्रोल करने के तरीके हैं? सबसे पहले तो हमें ये बात पता करनी होगी कि वो व्यक्ति ड्रग्स का यूज़ क्यों कर रहा है, कॉजेज ऑफ ड्रग्स टेकिंग, देन सोर्स ऑफ ड्रग्स, वो उसके पास ड्रग्स आ कहाँ से रही हैं। देन हमें ड्रग्स के लिए लॉज का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, ट्रीटमेंट प्रोग्राम क्या रहेगा, कम्युनिटी की उसमें क्या रोल है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को एजुकेट करना होगा, कोई एडिक्टेड पर्सन है तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। बहुत सी गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा पॉलिसी बनाई गई हैं लोगों को ड्रग से बाहर लाने के लिए, और जो कानून है इसके लिए उसको स्ट्रिक्ट करना होगा, सख्ताई के साथ उसका पालन करना होगा, तभी हम इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डी एडिक्शन के प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले फार्माकोथेरेपी है, हम दवाइयों की सहायता से ड्रग्स को छोड़ सकते हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का भी हमारे पास ऑप्शन है। इसमें एक तरह से वीक इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि व्यक्ति इन दवाइयों के या इन नशों के चंगुल से बाहर आ सके। साइकोलॉजिकल थेरेपी बाय फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स, व्यक्ति के परिवार के लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग उसको समझाएं, उसके साथ अच्छे से बात करें ताकि वो इन दवाइयों को छोड़ सके। हेल्थ रिस्टोरेशन बाय बैलेंस डाइट, उस व्यक्ति को एक अच्छी डाइट, एक साफ़ सुथरी बैलेंस डाइट देनी होगी ताकि उसके शरीर में जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। उसके साथ साथ ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी सहायता से हम व्यक्ति को समझा सकते हैं, उसके मानसिक जो संतुलन है उसको एक तरह से कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स, अगर कोई व्यक्ति एक बार नशा छोड़ चुका है तो चांस होते हैं वो दोबारा भी इन चीज़ों में, इन नशों का उपयोग करने लग सकता है, तो ऐसे में उसको बचा करके रखना होगा। देन प्रोडक्टिव थिंग्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसको कोई ना कोई कार्य सौंपा जाए ताकि वो, उसका जो ध्यान है, उसका मन है वो काम में लगा रहे और वो ड्रग्स के बारे में कम सोचे या ना सोचे। अगर हम भारत में देखें तो भारत सरकार ने 1985 में एक कानून बनाया था जिसको NDPS एक्ट के नाम से जानते हैं, नार्को ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका मेन पर्पज़ यही था कि कैसे
ड्रग्स को रोका जाए, कैसे ड्रग्स के यूज़ को कम किया जाए, कैसे एक सख्त से सख्त कानून बना करके अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि समाज में इस बुराई को ख़त्म किया जा सके। इस कानून में अगर हम देखें NDPS एक्ट में, तो लगभग 5 इसमें मुख्य चैप्टर हैं जिनके अंदर बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे सबसे फर्स्ट चैप्टर में एक तरह से ड्रग्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है कि ड्रग्स हैं क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के ड्रग्स हैं। दूसरे चैप्टर में ये बताया गया है कि कौन सी अथॉरिटी इसके ऊपर निगरानी करेगी, कौन कौन से ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते हैं। तीसरे चैप्टर में बताया गया कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। फोर्थ चैप्टर में ऑफेंस एंड पेनल्टी के बारे में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी ड्रग्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको कैसे सज़ा देनी है, कितनी सज़ा देनी है। और फिफ्थ चैप्टर में ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है और केस को आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं हम नार्को टेररिज्म की। तो क्या है नार्को टेररिज्म? बहुत से देशों में ऐसा देखा गया है कि ड्रग्स की सहायता से आतंकवाद फैलाया जाता है। इन नशीली दवाओं की सहायता से आतंकवाद फैलाना किसी भी देश में, किसी कंट्री में, समुदाय में, उसको हम नार्को टेररिज्म का नाम देते हैं। पर्पज़ एक ही है, टेररिज्म फैलाना, लोगों के अंदर भय क्रिएट करना। वो लोग ड्रग्स की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, हथियार खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कंप्यूटर के लिए, फेक पासपोर्ट बनाने के लिए, अदर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो वो इलीगल तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करेंगे, ड्रग्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से फिर आगे एक तरह से आतंकवाद फैलाएंगे, जिसको हम नार्को टेररिज्म का नाम देते हैं। तो इस तरह से हमने ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ डिटेल में स्टडी किया। हमने ड्रग्स के टाइप्स के बारे में देखा, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखा, उसके साथ साथ हमने NDPS एक्ट के बारे में देखा और साथ ही हमने नार्को टेररिज्म के बारे में भी देखा। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज़ ड्रग अब्यूज़, मतलब नशीली दवाओं का दुरुपयोग क्या है। देन व्हाट इज़ नार्को टेररिज्म, अभी हमने देखा कि ड्रग्स की सहायता से किसी देश में आतंकवाद फैलाना, जिसको हम नार्को टेररिज्म का नाम देते हैं। देन राइट ए नोट ऑन डे एडिक्शन, डे एडिक्शन क्या है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी व्यक्ति को नशे की लत से, नशे की आदत से बाहर ला सकते हैं, उसके बारे में। और देन जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन NDPS एक्ट, कि NDPS एक्ट क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करो, जो भी इसमें कंटेंट बताया गया आप अच्छे से रीड करो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो और जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं उनको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करो।